हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। यहाँ पर आप सभी से थॉर्नडाइक के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। व्यवहारात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है, तो थॉर्नडाइक से संबंधित है। जैसे कि आपको पता है कि अधिगम के 5 प्रकार होते हैं और थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत भी है। थॉर्नडाइक किससे संबंधित है, तो अधिगम से संबंधित है। किससे संबंधित है, अधिगम से संबंधित है। क्या आपको पता है कि थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम कौन कौन से दिए हैं। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम है, प्रभाव का नियम है। इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा अभ्यास का नियम। इसके बाद में तीसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम किससे संबंधित है, थॉर्नडाइक से संबंधित है। और थॉर्नडाइक ने 5 गॉड नियम बताए हैं। थॉर्नडाइक ने 5 गॉड नियम बताए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने गॉड नियम है, तो 5 गॉड नियम है। इसके बाद में यहाँ पर थॉर्नडाइक के बारे में देख सकते हैं। जो प्रयत्न व भूल का सिद्धांत है किससे संबंधित है, ये संबंधित है थॉर्नडाइक से। और थॉर्नडाइक का एक सहचर्यवाद सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का सहचर्यवाद सिद्धांत है। सहचर्यवाद सिद्धांत कहें, सहचर्यवाद सिद्धांत कहें, या यहाँ पर कहे संबंधवाद का सिद्धांत, या संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत कहें, या इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर हो जाएगा अनुबंधन का सिद्धांत। इसको अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत है। अगर आपके एग्जाम में सहचर्यवाद सिद्धांत आ जाए, संबंधवाद सिद्धांत आ जाए, या अनुबंधन का सिद्धांत आ जाए, तो ये किससे संबंधित है, थॉर्नडाइक से संबंधित है। क्या आपको पता है कि थॉर्नडाइक का जो पहला प्रयोग है, यानी कि जो प्रथम प्रयोग है, यह किस पर किया गया है। प्रथम प्रयोग किस पर किया गया है, तो भूखी बिल्ली पर किया गया है। भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया गया है। अगर आपसे दूसरा प्रयोग पूछा जाए किस पर किया गया है, थॉर्नडाइक ने दूसरा प्रयोग किस पर किया है, दूसरा प्रयोग किस पर किया है, तो चूहे पर किया है। चूहे पर किया है। बिल्ली और चूहे पर प्रयोग किसने किया है, तो थॉर्नडाइक ने किया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो सिगमंड फ्रायड है। कौन है, सिगमंड फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड है, सिगमंड फ्रायड है। और यहाँ पर स्वप्न विश्लेषण विधि भी हो जाएगा। स्वप्न विश्लेषण विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो सिगमंड फ्रायड है। नेक्स्ट है सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। तो देखिए, जो सीखने के वक्र होते हैं, तो ये प्रगति के सूचक होते हैं। किसके होते हैं, प्रगति के सूचक होते हैं। यहाँ पर मौलिकता कहा गया है, यहाँ पर गत्यात्मक स्वरूप कहा गया है, यहाँ पर रचनात्मकता कहा गया है। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत है, तो पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर SR थ्योरी पूछा जाए, SR थ्योरी किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है थॉर्नडाइक से। किससे संबंधित है, थॉर्नडाइक से संबंधित है। थॉर्नडाइक से संबंधित है। तो थॉर्नडाइक ने और यहाँ पर क्या बताया है, अधिगम का बंध सिद्धांत अभी आपने देखा है। इसके बाद में संबंधवाद का सिद्धांत भी देख लिया है। बहुखंड का सिद्धांत किससे संबंधित है, बहुखंड का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये भी संबंधित है थॉर्नडाइक से। किससे संबंधित है, तो थॉर्नडाइक से संबंधित है। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछा जाए, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछा जाए, तो कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो थॉर्नडाइक है। कौन है, थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था बंडूरा और वाल्टर ने।
आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। और व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है? तो जो व्यक्तित्व का अर्थ है ये क्या होता है? मुखौटा। अर्थ अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो मुखौटा है। अर्थ क्या है? मुखौटा है। क्या आपको पता है कि अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? तो पर्सनालिटी बोलते हैं, सभी को पता है। लेकिन किस शब्द से बना है? लैटिन भाषा के शब्द से बना है। लैटिन भाषा के शब्द से बना है। लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है? पर्सोना। कौन सा शब्द है? पर्सोना से बना है। देखिए यहाँ पर कथन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो जेबी वॉटसन ने व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा है? हम जो करते हैं वही व्यक्तित्व है। हम जो करते हैं वही व्यक्तित्व है। हम जो करते हैं वही व्यक्तित्व है। ये किसने कहा है? तो जेबी वॉटसन ने कहा है। अब यहाँ पर देखिए जो व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं, तो यह दो प्रकार के होते हैं। व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं। पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाहरी पक्ष। पहला है यहाँ पर बाहरी पक्ष। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा आंतरिक पक्ष। दूसरा है यहाँ पर आंतरिक पक्ष। दूसरा है आंतरिक पक्ष। दूसरा है आंतरिक पक्ष। देखिए युंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं। युंग के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। युंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? अभी आपने देखा है 3 प्रकार है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहला है अंतर्मुखी। पहला है अंतर्मुखी। पहला है अंतर्मुखी। दूसरा है बहिर्मुखी। दूसरा है बहिर्मुखी। तीसरा है यहाँ पर उभयमुखी। तीसरा है उभयमुखी। तीसरा है उभयमुखी। तो देखिए जो अंतर्मुखी के अभ्यर्थी होते हैं या बच्चे होते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं? तो ये एकांत प्रिय होते हैं। एकांत प्रिय होते हैं और इनके दोस्त कम होते हैं और इनमें सहयोग की भावना कम होती है। इनमें क्या होता है? तो सहयोग की भावना कम होती है। सहयोग की भावना क्या होती है? तो कम होती है। सहयोग की भावना कम होती है। और बहिर्मुखी क्या होते हैं? तो इनके मित्र ज्यादा होते हैं और समाज में लोकप्रिय स्थान होता है। इनके मित्र क्या होते हैं? तो मित्र इनके ज्यादा होते हैं। मित्र ज्यादा होते हैं और ये वाक्पुट होते हैं। ये क्या होते हैं? तो ये वाक्पुट होते हैं, यानी कि बातूनी होते हैं। उभयमुखी में यहाँ पर आप लोग देख लीजिए उभयमुखी के बारे में। तो ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इनमें दोनों का मिश्रण होता है। इनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का इसमें मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, मेरा ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु होता है? तो अधिगम के मापन के हेतु होता है। यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा, अधिगम। अब यहाँ पर देखिए अधिगम होता क्या है, किसको अधिगम कहते हैं? तो देखिए अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। यहाँ पर अधिगम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए। जो अधिगम की प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा अधिगम के बारे में, व्यवहार का परिमार्जन है। व्यवहार का क्या है? परिमार्जन है। इसके बाद में अधिगम के द्वारा ही बच्चों में किस प्रकार का विकास होता है? अधिगम के द्वारा बच्चों में भावात्मक, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास होता है। तथा क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास होता है। बुद्धि के आधार पर स्मृति शक्ति व अधिगम क्षमता में अंतर किया जा सकता है। अधिगम क्षमता में अंतर किया जा सकता है। अधिगम क्षमता में अंतर किया जा सकता है। किस आधार पर? तो बुद्धि के आधार पर। बुद्धि होती क्या है? तो यह एक जन्मजात प्रेरक है। बुद्धि क्या है? जन्मजात प्रेरक है। बुद्धि क्या है? तो जन्मजात प्रेरक है। नेक्स्ट है, डैश केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है क्या? तो यहाँ पर माध्यिका हो जाएगी। देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपका बी आंसर सही है। और यहाँ पर देखिए जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, इसके अंतर्गत क्या आता है? तो आपका माध्य है, माध्यिका है और यहाँ पर बहुलक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो सभी को पता है 16 पीएफ परीक्षण जो होता है ये इनमें से भिन्न है। यहाँ पर टीएटी परीक्षण के बारे में आप लोगों ने देखा है, टीएटी परीक्षण है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, ड्रॉ ए मैन टेस्ट है, ये सभी किससे संबंधित है? तो ये सभी व्यक्तित्व से संबंधित है। टीएटी परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए किया जाता है? ये बालकों पर किया जाता है, तो 14 वर्ष के बालकों पर किया जाता है। और टीएटी परीक्षण के वैज्ञानिक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा मरे एवं मोर्गन। मरे व मोर्गन है, मरे व मोर्गन है। जो 16 पीएफ परीक्षण है किसके लिए किया जाता है? इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का इसमें अध्ययन किया जाता है और यह एक अच्छी विधि मानी जाती है। नेक्स्ट है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे कौन? हैवी घर्स्ट है। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। जीन पियाजे के बारे में जैसा कि आप लोगों ने देखा है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक के 4 चरण बताए हैं। संज्ञानात्मक के कितने चरण बताए हैं? तो 4 चरण बताए हैं। नेक्स्ट है, सृजनशीलता की पहचान है तो किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है? तो टोरेंस ने किया है। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। किसने किया है? टोरेंस ने किया है। जो यह परीक्षण है यह कब किया गया है? तो 1971 में किया गया है। नेक्स्ट है, डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। जो ये प्राथमिक नियम है यह किससे संबंधित है? तो ये सभी संबंधित है थॉर्नडाइक से। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। तो ये 3 नियम किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? किसमें किया जाता है? केस अध्ययन में, यानी कि केस स्टडी में किया जाता है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम मतलब सीखना दूसरी परिस्थिति में सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अधिगम अंतरण। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और अधिगम अंतरण इसके प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। अधिगम अंतरण के प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक है। और जैसे कि आपको पता है जो अधिगम अंतरण है इसके 3 प्रकार होते हैं। इसमें आपका सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक होता है और शून्य अंतरण भी इसमें होता है। जब एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है तो यहाँ पर आपका सकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक में क्या होता है? जब आपने एक स्थिति में सीखा है और उसमें दूसरी स्थिति में बाधा बन जाए तो यहाँ पर आपका नकारात्मक हो जाएगा। तीसरी स्थिति यानी कि जो शून्य की स्थिति होती है इसमें कोई प्रभाव ना हो या कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर शून्य स्थानांतरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, जी वालेस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है कौन सा? तो उपक्रम होता है। प्रथम चरण उपक्रम है। इसके बाद में दूसरा चरण उद्भवन हो जाएगा, तीसरा चरण है उद्भाषण, चौथा चरण है मूल्यांकन। तो ये 4 चरण आप लोग देख सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डैश ने प्रयत्न नेक्स्ट है, डैश ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसके द्वारा किया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया है। सी आंसर यहाँ पर सही है। और इन्होंने 2 प्रयोग किए हैं। पहला प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया है। पहला प्रयोग किस पर किया है? तो भूखी बिल्ली पर किया है। किस पर किया है? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया है। दूसरा प्रयोग किया है चूहे पर। दूसरा प्रयोग चूहे पर किया है। और जो यह प्रयास व भूल सिद्धांत है इसका प्रतिपादन कब किया गया है? 1898 में किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पावलाव ने अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया है। जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? पावलाव से। पीटर हेगार्टी से कौन संबंधित है? तो सामाजिक मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक सिद्धांत संबंधित है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं कौन? तो देखिए यहाँ पर जो मनोशारीरिक गुण कहा गया है यह किससे संबंधित है? अल्पोर्ट से संबंधित है। DW अल्पोर्ट से संबंधित है। और यह परिभाषा कब दी गई थी? तो 1937 ईस्वी में दी गई थी। नेक्स्ट है, सीखने में पलायन आधारित है। तो पलायन का अर्थ क्या होता है? एक जगह से हट जाना, मतलब वहां से निकल जाना।
तो यह क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। और जो सीखना होता है ये किससे संबंधित है, तो यह बालकों से संबंधित होता है। अगर कोई बालक विद्यालय में बहुत ज्यादा दंडित किया जाता है या उसको कठोर दंड दिया जाता है, तो या तो वो कभी कभी विद्यालय आएगा या तो वो आएगा ही नहीं। तो जो सीखने में पलायन है ये किससे संबंधित हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन से संबंधित हो जाएगा। क्योंकि इसमें बच्चे क्या करेंगे, सीखने से पलायन कर जाएंगे, बच्चे नहीं आएंगे। अब बच्चे नहीं आएंगे तो सीखेगा कौन, तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही है। नेक्स्ट है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्वर विज्ञान। उसको क्या कहते हैं, स्वर विज्ञान। नेक्स्ट है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है क्या, तो यहाँ पर तर्क नहीं होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए धारण है यानी कि सीखना है, धारण करना है, प्रत्याहान है और पहचान करना है, तर्क करना नहीं है। ये चारों आयाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में इस बार प्रत्याहान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, टीएटी डैश द्वारा बनाया गया था, तो ये टीएटी परीक्षण आपका होता है, किससे संबंधित है, मरे एवं मॉर्गन से संबंधित है। किससे संबंधित है, मरे एवं मॉर्गन से संबंधित है। और यह परीक्षण कब किया गया है, 1935 में किया गया है। यह व्यक्तित्व मापन का एक विधि कह सकते हैं या परीक्षण कह सकते हैं। नेक्स्ट है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है क्या, तो कुंठा कहलाता है। जब आपने अनेक बार प्रयास कर लिया है उसके बाद भी आपके मार्ग में कोई रुकावट आती, कोई अवरोध आता है, तो इससे आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं और इससे आपको दुख होता है, तो यहाँ पर कुंठा हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, कुंठा कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। आप अपनी बात को न कह पाना या आपके मार्ग में बाधा आना, तो ये क्या कहलाता है, कुंठा कहलाता है। नेक्स्ट है, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है, तो आनुवांशिकता प्रभावित करता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। तो आपने यहाँ पे देखा है कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि आप सभी के यूपी टेट में कई बार रिपीट हो चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा और सभी क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।